Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon causes of errors. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर के क्या क्या कॉजेज हैं। तो उस सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेज ऑफ सैम्पलिंग एरर, यानी कि सैम्पलिंग एरर के कौन कौन से मेन कॉजेज हैं, वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से सैम्पलिंग एरर अकर होती है। बायसनेस इन सैम्पलिंग एरर में अराइज ड्यू टू तीन रीजन्स हैं, तीन कॉजेज हैं जिनकी वजह से सैम्पलिंग एरर में बायसनेस क्रिएट होती है, अराइज होती है। कौन कौन सी हैं ये तीन कॉजेज? द वेरी फर्स्ट वन इज द फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, second one is the faulty work during the collection and third one is the faulty method of analysis. तो सबसे पहले हम बात करेंगे about the first one. This is the faulty process of selection. जब सिलेक्शन की प्रोसेस को रॉन्ग वे में फॉलो किया जाता है तो उसकी वजह से भी सैम्पलिंग एरर में बायसनेस क्रिएट हो जाती है, अराइज हो जाती है। Faulty selection of the sample may give rise to bias in a number of ways. A number of ways are there, जिसकी वजह से अगर हम सैंपल को गलत तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो बायसनेस क्रिएट हो सकती है। कौन कौन से वो नंबर्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को डेलिब्रेट वे में सेलेक्ट किया जाता है तो सैंपलिंग एरर अकर होगी ही होगी, अराइज होगी ही होगी। रैंडम सिलेक्शन ना करके हम क्या कर रहे हैं, सैंपल का डेलिब्रेट सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैंपलिंग एरर में बायसनेस अराइज होती है। सेकंड रीजन इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायस इन द सिलेक्शन ऑफ अ रैंडम सैंपलिंग। द रैंडमनेस ऑफ सिलेक्शन may not really exist, even though the investigator claims that he had a random sample, if he allows his desire to obtain a certain result to influence his selection. Actually है क्या, जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है तो हमें रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करना होता है। इन्वेस्टिगेटर हमेशा ये क्लेम करते हैं कि उनकी तरफ से प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए हैं और उसके बेसिस पर सैंपल को रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो कॉन्शियस हो या फिर अनकॉन्शियस बायसनेस हो, वो रैंडम सैंपल के सिलेक्शन में बायसनेस क्रिएट कर ही देती है। कहीं ना कहीं उसकी चॉइस इन्वॉल्व हो ही जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ ही जाता है सैंपल के सिलेक्शन के टाइम पर जहां वो अपनी चॉइस से नहीं बच पाता है और जहां रैंडमनेस ऑफ सिलेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कॉन्शियस या अनकॉन्शियस बायसनेस क्रिएट होती है इन द सिलेक्शन ऑफ अ रैंडम सैंपलिंग। दैट इज क्लियर। थर्ड वन इज द सब्स्टिट्यूशन। Substitution of an item in place of one chosen in random sample sometimes leads to biasness. Thus, if it were decided to interview every 50th household in the street, it would be inappropriate to interview the 51st or any other number in his place. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रैंडम सैंपल को चूज करते समय हमें आइटम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं आइटम का तो उस समय एरर्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इन्वेस्टिगेटर ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में एवरी 50th हाउस होल्ड को इंटरव्यू करेगा या एवरी 50th हाउस होल्ड का इंटरव्यू करेगा, और अब वो क्या करता है, 50th की जगह 51st हाउस होल्ड से इंटरव्यू ले लेता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एरर अराइज होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दो हाउस होल्ड की हम बात कर रहे हैं 50th और 51st की,
दोनों के द्वारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पजेज की जा रही हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। भाई हम हर एक 50th को काउंट कर रहे हैं, तो हमें 50th वाले हाउस होल्ड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करना है, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है जो हमारी स्टडी में इंक्लूड होगी, लेकिन 51st की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो हमारे ओरिजिनल वैल्यू से बिल्कुल डिफर होगी, जिसकी वजह से सैम्पलिंग एरर क्रिएट होनी, अराइज होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज क्लियर। फोर्थ रीजन इज द नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपको रिस्पोंडेंट से। If all the items to be included in the sample are not covered, they will be biased even though no substitution has been attempted. अगर सैंपल में जितने भी आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं सारे के सारे कवर नहीं किए गए हैं, इनमें से कुछ को छोड़ दिया गया है या कुछ पर्टिकुलर आइटम से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, हालांकि आपने सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है, लेकिन फिर भी बायसनेस अकर होगी ही होगी, अराइज होगी ही होगी। और ये जो फॉल्ट हैं मेनली मेल्ड क्वेश्चनर के केस में सबसे ज्यादा अकर होते हैं, जिनको इनकम्प्लीटली रिटर्न्ड कर दिया जाता है। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चनर के बेसिस पर मेल कर दिए हैं, अब क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेंट है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चनर को कंप्लीटली फिल करके नहीं भेजता है, इनकम्प्लीटली उसको रिटर्न कर देता है, तो इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये नॉन रिस्पॉन्स कहलाएगा। और हो भी सकता है कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है वो बायस्ड हो, वो बायस्ड भी हो सकती है, वो रॉन्ग भी हो सकती है, बायसनेस भी हो सकती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा सप्लाई की गई इन्फॉर्मेशन में। तो ये किसमें काउंट किएगा, इट इज काउंटेड अंडर द नॉन रिस्पॉन्स। तो नॉन रिस्पॉन्स की वजह से भी सैम्पलिंग एरर अराइज होती है। नेक्स्ट कॉजेज इज एन अपील टू द वैनिटी ऑफ द पर्सन क्वेश्चन्ड मे गिव राइज टू येट अनदर काइंड ऑफ बायसनेस। एक इग्नोरेंस वाली बात आ जाती है, जिसे हम वैनिटी में काउंट करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेफरेंस में वैनिटी को अपील कर रहा है तो इसकी वजह से एक अदर टाइप की बायसनेस क्रिएट होती है। वैनिटी का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल की बेसिस पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पुट अप कर रखा है अपनी क्वेश्चनर में, दैट आर यू अ गुड स्टूडेंट, और आप स्टूडेंट्स के पास जाकर ये क्वेश्चंस पुट अप करते हो, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे वुड अपील टू वैनिटी, और उस सीक्वेंस में वो इसका आंसर यस ही लिखेंगे, चाहे वो गुड है या गुड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके रेफरेंस में यस को ही टिक करेंगे। इस वजह से भी बायसनेस क्रिएट हो जाती है इन द सैंपल। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड वन, बायस ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा के कलेक्शन के टाइम पर अगर फॉल्ट किया जाता है तो उस वजह से भी बायसनेस क्रिएट होती है। बायस may arise while correcting the data due to improper formulation of the decision problem or wrongly defining the population, specifying the wrong decisions, securing an inadequate frame, etc. यानी कि जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हमने डिसीजन प्रॉब्लम को इम्प्रॉपर वे में फॉर्मुलेट किया है, या फिर पॉपुलेशन को हमने रॉन्ग वे में डिफाइन किया है, या हमने रॉन्ग डिसीजन को स्पेसिफाई किया है, या फिर हमने एक इनएडिक्वेट फ्रेम को कंस्ट्रक्ट किया है, सिक्योर किया है, तो भी बायसनेस क्रिएट हो सकती है। जो बायस्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, दीज मे रिजल्ट फ्रॉम अ पुअरली डिजाइंड क्वेश्चनर, एन इल-ट्रेन्ड इंटरव्यूअर, फेलियर ऑफ रिस्पोंडेंट मेमोरी, एसेट्रा। और जब बायस्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं अगर हम, तो बायस्ड जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो किस वजह से क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो क्वेश्चनर है उसको पुअर वे में डिजाइन किया गया है, या फिर जो इंटरव्यूअर है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, या जो रिस्पोंडेंट मेमोरी है वो फेल हो जाती है, वी आर गेटिंग फेलियर ऑफ रिस्पोंडेंट मेमोरी। तो इस वजह से भी बायस्ड ऑब्जर्वेशंस क्रिएट हो जाते हैं।
और जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ डेटा में बायसनेस की, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं? कलेक्शन प्रोसीजर अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, एडिटिंग या कोडिंग रिस्पॉन्स के रेफरेंस में गलत वे में फॉलो की गई है, तो उस वजह से भी फ्लो ऑफ डेटा में बायसनेस क्रिएट हो जाती है. दैट इज क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन. दिस इज द बायस इन एनालिसिस. Faulty methods of analysis may also introduce bias. Such bias can be avoided by adopting the proper methods of analysis. यानी कि अगर आप गलत तरीके फॉलो करते हो, फॉल्टी मेथड्स यूज करते हो एनालिसिस के लिए, तो भी बायसनेस इंट्रोड्यूस हो जाती है. और अगर इस बायसनेस को आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको एनालिसिस के रेफरेंस में प्रॉपर मेथड्स को अडॉप्ट करना ही होगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉजेज ऑफ सैम्पलिंग एरर्स की. अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नॉन सैम्पलिंग एरर्स के क्या क्या कॉजेज रहते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर एट एवरी स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंसस और सर्वे. सच एरर कैन अराइज फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. यानी कि जब हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टेज की बात करते हैं सेंसस और सर्वे के रेफरेंस में, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टेज पर नॉन सैम्पलिंग एरर अकर होती है. इसके अकर होने के पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस रहते हैं, कॉजेज रहते हैं. क्या क्या है वो कॉजेज? द वेरी फर्स्ट कॉज इज डेटा स्पेसिफिकेशन बीइंग इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस और सर्वे. क्योंकि नॉन सैम्पलिंग एरर जो होती है वो सेंसस और सैंपल दोनों ही टाइप के सर्वे में इन्वॉल्व हो सकती है. इसी वजह से यहाँ जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है आपसे कि अगर जो डेटा स्पेसिफिकेशन है वो इनएडिक्वेट है और इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ में? सेंसस या सैंपल सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में. यानी कि जो आपने सेंसस का या सैंपल का ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखा है, अगर आपका डेटा स्पेसिफिकेशन उससे मैच नहीं कर रहा है या उसके रेफरेंस में इनएडिक्वेट है और इनकंसिस्टेंट है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होगी ही होगी. दूसरा इसमें कॉजेज हैं इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल यूनिट. यहाँ आपको स्टैटिस्टिकल यूनिट को प्रॉपर वे में, एप्रोप्रिएट वे में डिफाइन करना होता है. अगर आपने स्टैटिस्टिकल यूनिट को इनएप्रोप्रिएट वे में डिफाइन किया है तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होगी. इसके साथ साथ अगर आपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग इनएक्यूरेट या इनएप्रोप्रिएट मेथड्स को सिलेक्ट कर रखा है, या फिर आपने इनएडिक्वेट शेड्यूल के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट को फॉलो कर रखा है, डेफिनेशंस को फॉलो कर रखा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रखा है, तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होंगी. इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज अगर आपके इन्वेस्टिगेटर्स प्रॉपर ट्रेंड नहीं हैं तो उनके ट्रेंड ना होने की वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर इनकर होंगी, अराइज होंगी. नेक्स्ट वन इज अगर जो आपके प्राइमरी स्टाफ को आपने अपॉइंट कर रखा है उनकी तरफ से प्रॉपर सुपरविजन और इंस्पेक्शन फॉलो नहीं किया जा रहा है, एडिक्वेट सुपरविजन या इंस्पेक्शन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स अराइज होंगी. द नेक्स्ट वन इज अगर नॉन रिस्पॉन्स की सिचुएशन आती है या जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या फिर पर्टिकुलर यूनिट के रेफरेंस में आपकी कवरेज इनकम्प्लीट रहती है, तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर अकर हो सकती है, अराइज हो सकती है. डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे कि कोडिंग, पंचिंग, वेरिफिकेशन में अगर कोई फॉल्ट है या फॉल्टी वे में इसको फॉलो किया रहा है तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स अराइज हो सकती हैं. इसके साथ साथ एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ टैबुलेटेड रिजल्ट्स, यानी कि जो आपने टैबुलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको प्रिंट किया है या उनको आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस दौरान भी जो एरर्स कमिट होती हैं उन्हें हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स में ही इंक्लूड करते हैं. तो इस तरीके से ये डिफरेंट कॉजेज हैं जो नॉन सैम्पलिंग एरर के अराइज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके साथ साथ अगर हम सैंपल सर्वे की बात करते हैं तो यहाँ जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं वो डिफेक्टिव फ्रेम और
फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स की वजह से भी अराइज हो सकती हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कॉजेज हैं जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, थैंक यू।